गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विलियन चैप्टर का ये चौथा वीडियो है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था परासरण के बारे में, अब उसी के आगे ये बात बढ़ेगी। तो इसमें पहला टॉपिक मेरा है समपरासरी विलियन। इसका नाम जैसा कि है समपरासरी विलियन। सम मतलब समान, परासरी मतलब परासरण वाला, अर्थात दो या दो से अधिक विलियन जो कि जिनके परासरण दाब आपस में समान हो, मतलब उनकी परासरण क्षमता आपस में क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समपरासरी विलियन। मतलब कहने का ये है कि अगर ये पात्र है, इस पात्र में यहां बीच में ये क्या लगा दी हमने, अर्धपारगम में झिल्ली लगा दी, और इस तरफ विलियन 1 भर दिया हमने, विलियन 1, और इस तरफ हमने विलियन दूसरा एक विलियन भर दिया, ये दूसरा विलियन भर दिया हमने। लेकिन ये दोनों विलियन आपस, ये विलियन 1 है और ये विलियन 2 है, और इसका परासरण दाब है Pa और इसका परासरण दाब है, या P1 मान लीजिए आप, P1 और इसका परासरण दाब है P2। अगर इन दोनों के परासरण दाब P1 और P2 आपस में क्या है, बराबर हैं परासरण दाब, तो ये आपस में क्या होंगे, समपरासरी विलियन। अब इनके बीच में क्या लगी है, अर्धपारगम झिल्ली। अगर समपरासरी विलियनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण क्रिया नहीं होगी, मतलब ना विलियन इसमें से इसमें जाएगा और ना इसमें से इसमें जाएगा, ना इसमें से इसमें जाएगा, मतलब परासरण क्रिया नहीं होगी। परासरण क्रिया क्यों नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि दोनों के परासरण दाब क्या है, समान है। पहली चीज तो बात क्लियर हो गई सबको। समपरासरी विलियन की परिभाषा क्या होती है, ऐसे दो या दो से अधिक विलियन जिनके परासरण दाब आपस में समान हो, उनकी परासरण क्षमताएं आपस में समान हो, और उनको अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण क्रिया नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समपरासरी विलियन कहते हैं। अब अगला आता है अल्पपरासरी व अतिपरासरी विलियन। जैसा कि नाम है अल्पपरासरी और अतिपरासरी। तो अल्प मतलब जिसकी परासरण क्षमता कम हो, अतिपरासरी मतलब जिसकी परासरण क्षमता बहुत अधिक हो। मतलब एक ऐसा विलियन जिसका परासरण दाब कम हो और एक ऐसा विलियन जिसका परासरण दाब अधिक हो, और उनको अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए, तो जिस विलियन का परासरण दाब कम होगा वो अल्पपरासरी विलियन होता है, और जिसका परासरण दाब अधिक होगा वो अतिपरासरी विलियन होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, मतलब सब कुछ डिपेंड करता है परासरण दाब पर। अगर परासरण दाब समान है तो वो समपरासरी हुआ, और अगर परासरण दाब एक विलियन का कम है वो अल्पपरासरी हुआ, और जिस विलियन का परासरण दाब अधिक है वो अतिपरासरी हुआ। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं वाष्प दाब पर। ये वाष्प दाब क्या है इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कोई द्रव होता है, अच्छे समझिएगा, कोई द्रव, ये द्रव जब गर्म किया जाए, गर्म करेंगे द्रव को तो क्या बनेगी, वाष्प। ये वाष्प में बदल जाएगा, ठीक। और इस वाष्प को क्या कर दो, ठंडा। वाष्प को जैसे ही ठंडा करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, द्रव। तो ये क्रिया कहलाती है वाष्पन। ये क्रिया वाष्पन हुई, और ये क्रिया क्या हुई, द्रवण हुई। याद रखिएगा, मतलब एक साथ दो क्रियाएं हो रही हैं, एक हो रही है वाष्पन और दूसरी क्या हो रही है, द्रवण। मतलब द्रव को जब गर्म करते हैं तो वाष्प बनती है, वो क्रिया वाष्पन कहलाती है, और जब वाष्प को ठंडा करते हैं तो द्रव बनता है, ये क्रिया क्या कहलाती है, द्रवण। कुछ कभी मान लीजिए शुरुआत में द्रव से वाष्प बहुत तेजी से बन रही है, और वाष्प से जो द्रव बन रहा है वो धीमे धीमे बन रहा है। लेकिन बार बार जब ऐसा होगा कि द्रव से वाष्प बनेगी, वाष्प से द्रव बनेगा, द्रव से वाष्प बनेगी, तो ऐसा होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी जब द्रव से वाष्प जितनी तेजी से बनेगी उतनी ही तेजी से वाष्प से क्या बनेगा, द्रव बनेगा। इस अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था। याद रखिए, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था की, जब दोनों अभिक्रियाओं का वेग क्या हो जाए,
दर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। तो अगर स्थिर ताप है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, स्थिर ताप और कौन सी अवस्था है, साम्यावस्था, और कौन सी, साम्यावस्था। तो दो कंडीशन है इसकी, स्थिर ताप होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, साम्यावस्था होनी चाहिए। तो उस समय वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, उसका नाम ही है वाष्प दाब। ठीक है, तो स्थिर ताप पर साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब तो आप जान ही गए, हमको क्या समझना है, अवनमन समझना है। अवनमन को सीधी भाषा में अगर कहें तो इसका मतलब होता है घटना या फिर कमी, है ना, कमी। अब देखिए क्या है वाष्प दाब का अवनमन, इसको समझ लेते हैं हम लोग कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है। देखिए जैसे कि ये एक पात्र है, इस पात्र के अंदर हमने शुद्ध विलायक लिया, ये जो पात्र में हमने लिया है ये क्या है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक लिया, एकदम शुद्ध, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है इसके अंदर, ये प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है। अब इसमें हम लाकर क्या डाल रहे हैं, विलेय डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, विलेय डाल रहे हैं लाकर। लेकिन ये जो विलेय डाल रहे हैं इसकी दो खास बातें हैं, एक तो ये अवाष्पशील होना चाहिए, अवाष्पशील है ये जो विलेय हम डाल रहे हैं, दूसरा विद्युत अनअपघट्य है, विद्युत अनअपघट्य है, याद रखिएगा। ये जो विलेय हम इसमें मिलाएंगे ये विद्युत अनअपघट्य होना चाहिए। तो जो शुद्ध विलायक था इसका वाष्प दाब जो था, याद रखिएगा क्या थी, वाष्प दाब, वो वाष्प दाब कितना था, P0 था, कितना था, P0, याद रखिएगा। और जब हमने इसमें क्या डाल दिया, विलेय, जब हमने इसमें क्या डाल दिया, विलेय, तो हमारा आपको पता है कि विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। तो ये जो विलयन बना इसका वाष्प दाब क्या है, PS है, इसका वाष्प दाब क्या है, PS है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि पहले जब इसमें विलयन नहीं डाला गया था उस समय इसका वाष्प दाब जो था वो अधिक होता है, और जैसे ही इसमें हम विलेय मिला देते हैं, अवाष्पशील और विद्युत अनअपघट्य विलेय मिला देते हैं, तो इसका वाष्प दाब जो विलयन का होता है वो इससे कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि हमको वो कमी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम जो पहले का वाष्प दाब था जो ज्यादा था उसमें से क्या करेंगे, विलयन का जो वाष्प दाब है उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो ये जो निकल के आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, तो मतलब वाष्प दाब अवनमन क्या हुआ कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई ऐसा विलेय जो कि अवाष्पशील हो और विद्युत अनअपघट्य हो उसे मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन के वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, और इसे निकालने के लिए हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विलयन के वाष्प दाब को घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है, वाष्प दाब का अवनमन निकल आता है। माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है, तो वाष्प दाब का जो अवनमन होगा वो P0 माइनस PS होगा। मतलब यहां से एक परिभाषा और कह सकते हैं हम कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। अब यहाँ दो वर्ड आए थे, हमको इनको भी समझ लेना चाहिए, एक आया है अवाष्पशील और दूसरा है विद्युत अनअपघट्य, इनको समझना जरूरी है। तो अवाष्पशील का मतलब क्या है, जैसे कि कैम्फर, कपूर आप जानते हैं,
अगर कपूर को ऐसे ही हवा में रख दो तो वो धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। तो वो क्या हुआ, वाष्पशील हुआ, क्योंकि वो अपने आप काहे में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, इसलिए वो क्या है, वाष्पशील। तो हमें इसमें ऐसा पदार्थ डालना है जो कि वाष्पशील ना हो, मतलब अपने आप वो वाष्प में ना बदले। दूसरी चीज आता है विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य का मतलब जो टूटे ना, जिसका अपघटन ना हो, मतलब इसके अंदर ऐसा पदार्थ डालना है जो इसमें डालने के बाद धनायन और ऋणायन में विभक्त ना हो, क्योंकि अगर वो धनायन और ऋणायन में विभक्त होगा तो उसके अणुओं की संख्या बदल जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐसा पदार्थ डालना है जो धनायन और ऋणायन में विभक्त ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत अनअपघट्य कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आपने अभी पढ़ा वाष्प दाब का अवनमन, वो क्या था, P0 माइनस PS। अब अगर इसी को आप डिवाइड कर दो काहे से, P0 से, तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये चीज क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन, ठीक है। तो मतलब इसकी परिभाषा क्या हम कहेंगे, ऐसे तो हमने बता दिया कि ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो हम क्या कहेंगे, ये है वाष्प दाब का अवनमन, और ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है, अनुपात। मतलब हम कहेंगे वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के अनुपात को हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि वाष्प दाब का अवनमन निकालो और उसे वाष्प दाब के अवनमन को क्या कर दो, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर दो, अनुपात ला दो उसका, तो वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। अब अगला आता है हमारा राउल्ट का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो ज्यादा ही पूछी जाती हैं, तो राउल्ट का नियम उसी में से है। तो राउल्ट का नियम बिल्कुल साधारण भाषा में जल्दी से हम समझ लेते हैं। देखिए, अभी आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं वो सब राउल्ट के नियम में आ जाएंगी, सारी चीजें राउल्ट के नियम में आ जाएंगी। देखिए, अभी आपने ये क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा P0 माइनस PS, ये था वाष्प दाब का अवनमन। जब वाष्प दाब के अवनमन को P0 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और उस दिन आपने क्या पढ़ा था कि अगर n बटे n प्लस कैपिटल N हो, ठीक है, n प्लस कैपिटल N हो, तो ये क्या कहलाता है, विलेय का मोल प्रभाज। ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज है, ये आप पीछे पढ़ चुके हो। ये विलेय के मोलों की संख्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या है, विलायक के मोलों की संख्या है, उस दिन आपको बताया गया था। अब इसमें क्या लगा दो, बराबर, बस हो गया। मतलब अगर स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, किसका नियम है, राउल्ट का नियम है। बिल्कुल आसान है, स्थिर ताप पर काहे का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसके विलेय, ये ऊपर विलेय है ना, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब आप जानते हो कि जब विलयन पूर्णतया तन्म होता है, विलयन कैसा हो, पूर्णतया तन्म हो, याद रखिएगा, विलयन कैसा हो, पूर्णतया तन्म हो। जब विलयन पूर्णतया तन्म होता है तो उसमें जो ये विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या है, मतलब n प्लस कैपिटल N, इसको हम इसके कैपिटल N के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि उसमें n का मान नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। तो इसके लिए कैपिटल N भी हम रख सकते हैं, तो हम कितना रख देंगे, n बटे कैपिटल N हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n बटे कैपिटल N। n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक की मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणु भार। तो इसके पदार्थ का भार हमने मान लिया है स्मॉल w, और इसके अणु भार हमने क्या मान लिया है, स्मॉल m। वैसे इसका हमने भार मान लिया है कैपिटल W, और इसका क्या मान लिया है, कैपिटल M। ये जब मैथ के नियम से पलट जाएगा तो स्मॉल w बटे स्मॉल m और कैपिटल M बटे कैपिटल W, ये हमारा किसका सूत्र आ जाएगा, ये हमारा सूत्र आ जाएगा किसका, मोल प्रभाज के लिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो आपने इसमें राउल्ट का नियम पढ़ लिया।
तो राउल्ट के नियम को हमने आपको सूत्र के माध्यम से निकाल के बता दिया। अब इसमें आप कैलकुलेशन करके किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं। अगर ये चीजें आपको दी हैं तो आप इनमें से किसी का मान निकाल सकते हैं, अगर ये दी है तो इनमें किसी का मान निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल में काम आएगा। अच्छा, अब एक चीज राउल्ट के नियम की सीमाएं, जितनी चीजें अभी आपने पढ़ी हैं उसमें सीमाएं आ गई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको अलग से बता देता हूं। जैसे कि बताया गया कि टर्न विलियन, यहाँ पे तो मतलब राउल्ट की पहली सीमा यही है राउल्ट के नियम की कि राउल्ट का नियम केवल तन विलियनों पर लागू होता है, सांद्र विलियनों पर लागू नहीं होता है। दूसरा नियम, दूसरी सीमा इसकी, नियम नहीं सॉरी, दूसरी सीमा यह है कि जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि राउल्ट का नियम उन्हीं पदार्थों पर लागू होगा जिनमें आपका विद्युत अनअपघट्य विलेय हो, विद्युत अनअपघट्य विलेय हो। और विद्युत अनअपघट्य क्या होता है मैं पीछे आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि विद्युत अनअपघट्य वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, धनायन और ऋणायन में नहीं टूटते हैं। ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो विलय उसमें घोला जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील, मतलब वो अपने आप वाष्प में ना बदले, ऐसा होना चाहिए, वरना उसके अणुओं की संख्या में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को कई बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। धन्यवाद।